हेलो अल्केन्स पार्ट थ्री मीन्स पार्ट वन क्या है। हमने सबसे पहले देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, ओके, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। पार्ट टू में एलिमिनेशन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से क्या बना, अल्कीन जिसे रिलेट किया और उसके अलग अलग केसेस देखे, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम देखी कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन का देख लिया, मैकेनिज्म एलिमिनेशन का। रिएक्शन विद मेटल में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है। इसके अंदर जो आने वाली है सबसे पहले वो है वुड्स रिएक्शन। 11th क्लास में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर एक बार देखना है बस। वुड्स रिएक्शन क्या है, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइलाइट RX विथ सोडियम यानी Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैं यहाँ इस तरह से लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्ट कैसे कर रहा है। आपको ये NaX हटा देना है, 2Na लगा देना, 2NX बाहर हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको RR। दिस इज नॉट ईथर, इट इज अल्केन RR। बट कौन सा अल्केन बनेगा, सिमेट्रिकल अल्केन। सो फ्रॉम वुड्स रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर ओनली एंड ओनली सिमेट्रिकल अल्केन ही बना सकते हैं हम उसमें। और ये 11th क्लास में थोड़ा सा 11th क्लास का कॉम्पिटिटिव के पॉइंट से अगर रिवाइज करें तो वहाँ पर हमने यही रिएक्शन वुड्स के साथ फ्रैंकलाइन भी पढ़ी थी। उनमें सोडियम की जगह जिंक का यूज़ किया था। ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी बोर्ड में 12th बोर्ड में काम नहीं आना है, बट कॉम्पिटिटिव के लिए सुन रहे हो वो जी मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ आपको खुद को ध्यान रखना है कि फ्रैंकलाइन वुड्स के नीचे फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी आएगी, सेम है सोडियम, बट यही रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर कैसा है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट मतलब रिएक्टेंट और रिएजेंट किसी से भी वो रिएक्ट नहीं करता। ड्राई ही क्यों लिया, अगर मॉइस्ट ले लिया होता तो सोडियम बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, वो खुद ही वाटर वेपर से रिएक्ट करके एक्सप्लोज हो जाएगा ना। ऑलवेज सोडियम कैप्ट इन केरोसिन, सोडियम को हम खुला भी नहीं रख सकते। तो यहीं पे वो पॉइंट आ रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, फ्रैंकलाइन ने जिंक यूज़ किया, तो वहाँ पे ZnX2 बाहर हो जाएगा। सो वुड्स के बाद आती है फ्रैंकलाइन, बट वो यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोर्ड के लिए आपको उसको प्रिपेयर नहीं करना, बट वुड्स प्रिपेयर करना है। देन आता है सेकेंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम, लिखना नहीं अभी। Reaction with magnesium, this is most important reaction. When RX react with magnesium again in presence of dry ether, then it will form RMgX, और ये बड़ा ही प्यारा कंपाउंड है, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पूरी केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड में कई सारे रिएक्शन कन्वर्जन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें बहुत काम आने वाला है, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कई स्टूडेंट्स को ऐसा दिखता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक आयोनिक कंपाउंड है, बट वो आयोनिक कंपाउंड, वो कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ मैग्नीशियम से R जुड़ा है और मैग्नीशियम से ही X जुड़ा है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, +2, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए वो R से भी जुड़ा है। बट ये जब ब्रेक होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि RMgX को हम कैसे तोड़ेंगे। जब भी RMgX टूटेगा तो हम उसे तोड़ेंगे R- and MgX+, तो उसमें Mg पे प्लस स्टार्ट होगा। ये अब इसी के नीचे ये बोर्ड एग्जाम में ये लाइन लिख कर नहीं आ जाना है। ये क्यों सिखा रहा हूँ, जब आगे फ्यूचर में हम पढ़ेंगे तब ये ब्रेकडाउन हमारे काम आएगा, इससे आपको रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली सेंसिटिव, इवन इट कैन रिएक्ट विद द ट्रेसेस ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द लैबोरेटरी और इन्वायरमेंट और रूम। मान लो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा भी एक रखा हुआ है आपके पास बॉटल में या किसी केप में ही, मान लो इसी के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें ये पूरा रूम आपने डिहाइड्रेट कर दिया था, इसमें से कुछ भी नहीं, और गलती से सिर्फ थोड़ी सी भी वाटर वेपर, तो ये उस वाटर वेपर से रिएक्ट कर जाएगा। इतना हाईली रिएक्टिव होता है उनमें, मतलब ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है। जब ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है तो अल्कोहल से भी रिएक्ट करेगा। ये दो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो आगे यूज़ करेंगे। इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर देन इट कैन फॉर्म अल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन क्या होगा, R- MgX+, अब जरा वाटर को तोड़ो, H+, OH-, तो R- H+, RH क्या बन गया, अल्केन, और MgX OH बाहर हो गया। ये सारी बातें सिर्फ ओरली चल रही हैं,
ये आपको जो यहाँ बैठे हैं उन्हें ध्यान रखना है, अपने अकॉर्डिंग नोट में लिखना है। लिखवा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये कहाँ काम आएगी, जब मैं अल्कोहल पढ़ाऊँगा तब वहाँ यूज़ करूँगा, या अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इसको देख चुके हैं कि वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम ग्रिग्नार्ड से बना। अब इसका नाम कैसे होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कहीं बुक्स में क्वेश्चंस के दौरान ग्रिग्नार्ड वर्ड यूज़ न करते हुए क्या यूज़ करते हैं वो, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये अल्क शब्द की जगह कुछ भी आ जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या पेंटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जनरली ध्यान समझना, फिर से सामान्यतः एक्स के साथ यहाँ जो एक्स प्रीफर किया जाता है वो ब्रोमीन प्रीफर किया जाता है, क्लोरीन भी नहीं, क्लोरीन भी नहीं, आयोडीन भी नहीं, ब्रोमीन यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक्स बी आर मोर प्रेफरेबल है। उनमें ब्रोमीन को मिडिल रो का, मिडिल में आने का फ़ायदा मिलता है, द बेनिफिट ऑफ मिडिल रो एनोमली, मिडिल में आने का मतलब न वो टॉप में है न वो बॉटम में है, दैट इज़ ऑन अ मिडिल रो। तो मिडिल में आने का एक बेनिफिट मिलता है जिससे उसकी रिएक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए एक्स में। सो वुड्स रिएक्शन हो गई, रिएक्शन मैग्नीशियम, ये दो हमारे पास में रिएक्शन इन मेटल के अंदर आती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर एक और रिएक्शन इंक्लूड कर सकता हूँ वो है रिएक्शन विद लेड, मुझे और वो रिएक्शन विद लेड इसलिए लेते हैं कि व्हेन C2H5Cl इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद Pb देन इट कैन फॉर्म, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को बहुत ईजी है, इट विल फॉर्म C2H5 ठीक है Pb, इसे कहा जाता है TeL, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड TL, एंड विच इज यूज एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। तो बहुत अभी NCERTs में अभी नहीं मिलता है ये, हाँ ये रिएक्शन, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आ जाता है तो बोलते हैं कि फिर NCERT के बाहर, NCERT के बाहर नहीं, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए ये अब इम्पॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, चाहे वो भले वो NCERT में ना हो बट वो हमारे लिए काम की है। सो व्हाट इज एंटी नॉकिंग एजेंट, रोल क्या है, काम क्या है, ठीक है। ये पेट्रोल में डाला जाता था, है ना, मतलब आज से थोड़ा पीछे चले जाओ 10 साल पीछे, तो आपको कई सारे पेट्रोल पंप हैं। हो सकता है कहीं अगर बहुत ही पुराने गांव में अगर अभी भी जाओगे तो पेट्रोल पंप है ऐसा, आपको हिंदी में तो ये लिखा होता है, गुजराती में या दूसरी भाषा में सीसा रहित पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर TeL को इसलिए मिलाया जाता है कि जो पिस्टन जब ऊपर नीचे मूव करें, तो जब पिस्टन मूव करता है तो नॉकिंग होती है। नॉक मतलब साउंड, कैसा साउंड, अनबिहेवियरेबल साउंड, अच्छा साउंड नहीं, है ना, दो तरह के साउंड होते हैं ना, तो पसंद न करने वाला कि इंजन की आवाज़, गाड़ी चल रही है और इंजन की आवाज़ आए तो अच्छा लगेगा क्या। तो पेट्रोल में ही क्या करते थे, TeL को डाला जाता था। ये TeL पिस्टन से आने वाली आवाज़ को रोकता है, नॉकिंग को क्या करता है, रोकता है। तो नाम क्या हो गया, एंटी नॉकिंग कंपाउंड या एंटी नॉकिंग एजेंट। बात समझ में, इट इज़ अ एंटी नॉकिंग एजेंट यूज्ड इन पेट्रोल टू स्टॉप द अनबियरेबल और मतलब बेकार साउंड क्या बोलेंगे, दैट इज हम कैन नॉइज, अनवांटेड नॉइज ऑफ द पिस्टन और इंजन, दैट इज वाई। बट इससे नुकसान क्या हुआ, आवाज़ तो रुक गई, इंजन खराब हो गया। क्या हो गया, इंजन बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब जल्दी जल्दी इंजन की जो लाइफ है, जो पहले 5-6 साल चलता था वो 2-3 साल में ही रिप्लेसमेंट आने लगे। मतलब इस तरह का एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि इसका नुकसान। इसलिए बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे अब ऐसा लिखा जाने लगा कि हमारे यहाँ लेड फ्री पेट्रोल मिलता है, समझ में, क्योंकि हर कोई ये पसंद करेगा कि लेड फ्री, इंजन बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवाज़ से, समझ में। फिर उसके दूसरे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आए कि भैया ऑयल्स का यूज़ करने लगे और दूसरी चीज़ें, बट दिस इज़ अबाउट TeL का एक अच्छा यूज़ है, इसलिए इसे पूछा जाता है TeL के बारे में। सो रिएक्शन विद मेटल के अंदर हम 3 ही पढ़ रहे हैं, वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विद लेड। फ्रैंकलिन मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनो हैलाइड। यहाँ पे हमारा
मोनोहैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट फिनिश हो जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख ली हमने और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना सेक्शन जो मैंने पढ़ाया और मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, सिर्फ मेरे ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सही से ढूंढ लो, आपसे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। बोर्ड प्रीवियस ईयर के भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। नाउ व्हाट वी कैन कम टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जैसा हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, मोनोहैलाइड के बाद डायहैलाइड, डायहैलाइड के बाद ट्रायहैलाइड एंड देन टेट्राहैलाइड एंड देन हेलोएरीन्स। हम हेलोएरीन्स इसके साथ मिक्स करके नहीं पढ़ रहे, हम हेलो अल्केन अलग। सो डायहैलाइड्स के ऊपर मूव करेंगे। डायहैलाइड के अंदर ही मैं एक और आपको केस पढ़ाऊंगा, वो है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अलाइल हैलाइड, जो एक कैटेगरी है। तो कुछ हमने अभी कैटेगरीज में अभी तक हमने दो तरह के देखे हैं, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। दिस आर अल्काइल हैलाइड, दिस इज अल्काइल। अल्काइल हैलाइड मतलब RX। अराइल हैलाइड ARX मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लाइक दैट, एरोमेटिक। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ अलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। सो अब आप लोग रेडी हो, मतलब इतने कंफर्ट जोन में हो कि हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में ये क्लासिफिकेशन पढ़ाना मैं उचित नहीं समझता। इफ़ यू स्टडी दिस नाउ एट दिस स्टेज, आई कैन टीच यू द क्लासिफिकेशन, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन, सो दैट यू कैन सॉल्व NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd। अभी तक मैंने 1st, 2nd, 3rd की बात नहीं की थी। अगर आप में से किसी ने भी 1st, 2nd, 3rd को क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड आउट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अलाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी विनाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अराइल, अल्काइल। उनमें तो ये सारा उस 1st, 2nd, 3rd में एक इतना प्लेटफॉर्म सेट होने के बाद। सो नाउ पुट अप हेडिंग डायहैलाइड। ये लिखने के बाद डायहैलाइड शुरू करेंगे उनमें ना, ये पूरा यहाँ पे हमारा हो जाएगा। सो डायहैलाइड की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो डायहैलाइड हम कैसे बना सकते हैं, डायहैलाइड क्या क्या होते हैं उनमें। अगर मेरा क्लासिफिकेशन चार्ट देखोगे तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डायहैलाइड। यस और नो? 3 टाइप ऑफ डायहैलाइड। कौन कौन से? जेम डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड, वेरी गुड, एंड टर्मिनल डायहैलाइड। कहाँ देखा था ये? जब पूरा स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाया था तभी हमने इसको देखा था। सो डायहैलाइड, जेम डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड एंड टर्मिनल डायहैलाइड, ये तीनों क्या होते हैं, इनके कॉमन नेम और इनके IPSC नेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। क्लास मतलब तीनों को बना रहा हूँ मैं कॉलम वाइज, उनकी कॉमन नेम के हिसाब से जो पता चल जाएगा। जेम डायहैलाइड यानी मैं कैटेगरी डाल देता हूँ, कैटेगरी। देखो जेम मतलब हो गया एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन, जैसे ये X। इफ बोथ द हैलोजन ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन देन सच टाइप ऑफ हैलाइड इज नोन एज जेम डायहैलाइड। डायहैलाइड तो है, डायहैलाइड मीन्स 2 हैलोजन लेकिन दोनों सेम कार्बन, तो ये कैटेगरी होगी जेम। हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। बोथ द X शुड बी सेम नेचर। डायहैलाइड में इंक्लूड तो होता है बट जनरली प्रीफर किया जाता है कि वो दोनों हैलोजन सेम नेचर के होने चाहिए। ये X, ये X। और तीसरी कैटेगरी जो आ रही है ये X और ये X, मतलब एक इस टर्मिनल पे और एक इस टर्मिनल पे। दिस इज जेम। विसिनल वर्ड कहाँ से लाए? इंग्लिश के वर्ड विसिनिटी से। विसिनिटी मतलब बाजू में, ठीक है, बाजू में होना चाहिए, है ना, पड़ोसी नहीं, दोनों बोलो। और ये टर्मिनल पे। क्लासिफिकेशन क्लियर है, कैटेगरी हमें पता चल गई। नाउ इनका कॉमन नेम, IPSC नेम में तो कोई इशू ही नहीं। अगर जेम डायहैलाइड है और विसिनल डायहैलाइड है तो हम इनके कॉमन है। देखो मान लो यहाँ 2 क्लोरीन लगे होते हैं तो 2 क्लोरीन कौन? क्लोरीन कौन है? क्वीन, क्वीन ऑफ केमिस्ट्री में, मेरी भाषा में क्वीन है। एक घर में 2 क्वीन, बहुत नाइंसाफी, मतलब क्या होगा? ठीक है, उस घर में बर्तन बाहर,
है ना, उसमें यानी यहाँ क्या होगी, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई, लीडीन, क्या वर्ड आएगा, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, लिडीन वर्ड यहाँ आएगा, एल्काइलिडीन हैलाइड। बस अब अल के शब्द हटा लो, 2 कार्बन है ना, इथाइलिडीन क्लोराइड। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है कि 2 क्लोरीन है, लीडिंग शब्द से समझ में आ जाएगा कि 2 क्लोरीन है, वो भी सेम कार्बन पे हैं। अगर मैंने बोला प्रोपाइलिडीन, अब प्रोपाइलिडीन में आपको बस पोजीशन डालना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन नेम में तो अल्फा और बीटा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, इस तरह से आपको आई बात समझ। लेकिन अगर 2 हेलोजन पास पास में हो तो क्या हो जाएगा, एल्काइलीन, ठीक है। हर किसी की नज़र पड़ोसी पे होती है ना, समझ में आ रहा है, समझ में। तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल्काइलीन, लीन हो गया मतलब लीन हो जाना, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते ही रहना, ठीक है, मंत्र मुग्ध हो जाए वैसा। तो सी एल्काइलीन हैलाइड, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अभी ज्ञान बढ़ाओ प्रोग्राम है ना, CH4, ये ज्ञान बढ़ाने के लिए इसको लिखना नहीं, इसे क्या बोलते हैं, मीथेन, मिथाइल, मिथिलीन, क्या बोलते हैं ये, मिथिलीन, METHYLENE, ठीक है। यहाँ बीच में जितने भी आएंगे वो सब मिथिलीन होंगे। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप आ गया या कुछ भी हो गया तो ये डायहाइलाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। मान लो एक लंबी सी चेन है, उसके इधर आखिरी में एक हेलोजन है, इधर आखिरी में हेलोजन है, पर बीच में अल्कोहल या कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप है, तो इट इज़ नॉट अ डायहाइलाइड। डायहाइलाइड तभी कहलाएगा जब उसमें सिर्फ हेलोजन फंक्शनल ग्रुप हो। कोई और फंक्शनल ग्रुप हो गया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये सब तो, इनका तो कोई सफिक्स भी नहीं होता, ये तो सबसे नीचे होते हैं ना, बात समझ में आई। सो अगर कोई और भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो हैलाइड की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे इनमें। सो एल्काइलिडीन हैलाइड, अल्काइलीन हैलाइड, और यहाँ पर आने वाले हैं मिथिलीन ग्रुप उसमें। तो अब यहाँ पे कितना है, 1 मिथिलीन है, तो इनका नाम कैसे बनता है, पॉलीमिथिलीन हैलाइड। जितने भी हों, मान लो अगर यहाँ पे 2 मिथिलीन होते हैं तो डाईमिथिलीन, मतलब 2 हेलोजन के बीच में 2 CH2 ग्रुप हैं, नहीं समझे, समझो। जैसे मैंने बोला टेट्रामिथिलीन क्लोराइड, तो क्या स्ट्रक्चर हुई, 6 कार्बन की चेन है, 4 CH2 हैं, CH2 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 4 टाइम, इधर एक, उन पे हेलोजन, उस पे हेलोजन, नाम समझ में है। इसलिए इसका कॉमन नेम कैसे बनाया था, पॉली मिथिलीन हैलाइड। बात आएगी समझ में। दिस इज द रूल टू मेक द कॉमन नेम्स। IUPAC तो हमें आते ही है। मान लो यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। सो यू कैन इजीली मेक द IUPAC नेम, ठीक है। पहले ये पूरा लिखना है, ये हो जाए, उसके बाद डायहाइलाइड। डायहाइलाइड का क्लासिफिकेशन आपने वहाँ भी बनाया होगा, वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, वहाँ जेम विशनल अपने चार्ट में आगे बढ़ा सकते हो। और कॉमन नेम, यहाँ 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 3, यानी कैटेगरी, रूल फॉर कॉमन नेम, देन IUPAC नेम, 3 कॉलम बनाओगे। उसके नीचे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे डायहाइलाइड की। ओके, फिनिश कर लो। चलिए, नाउ कंप्लीट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायहाइलाइड्स। सो सबसे पहले अभी मैं फ्लो चार्ट नहीं बना रहा हूँ, व्हाट यू विल डू, रिएक्शन से लिख रहा हूँ, रिएक्शन से फ्लो चार्ट आप खुद बनाओगे। जैसे फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन की रिएक्शन क्या है। अब फ्रॉम एल्कीन मतलब हम कोई सा भी एल्कीन ले सकते हैं, बट क्या क्या करेंगे, व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, then it will form
Br, कौन सा डायलाइट बना? दिस इज विसिनल डायलाइट, क्योंकि दोनों ब्रोमीन क्या है पास में। ये एक एडिशन रिएक्शन है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पढ़ाना होता तो यहाँ बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन का जो एडिशन होता है, ब्रोमीन हमेशा एंटी एडिशन देता है, ठीक है, ट्रांस के साथ मीज़ो कंपाउंड बनाता है। तो मैं उसके लिए पूरी एक ट्रिक बताऊंगा, वो स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। द पार्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज नॉट कवर्ड हियर बिकॉज ना दिस लेक्चर इज गोइंग ओनली फॉर द बोर्ड पर्पज, दिस रिएक्शन इज स्पेशली गोइंग फॉर बोर्ड पर्पज, है ना। कॉम्पिटिटिव में ये रिएक्शन बहुत ब्रॉड है ना, इसका क्लासिफिकेशन अपने आप में बड़ा है। बट फ्रॉम अल्कीन में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 11th में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ मेरे नोट्स में, दैट इज दिस इज अ रिएक्शन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट ऑफ unsaturation. Why? Because this reaction is used to distinguish between saturated and unsaturated. How we can use test of unsaturation means distinguish between saturated and unsaturated. मान लीजिए आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में सैचुरेट, मान लीजिए एक में अल्केन है, इथेन है, प्रोपेन है, कोई भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और एक में कोई सा भी अनसैचुरेटेड है। हमें नहीं पता किस टेस्ट ट्यूब में सैचुरेटेड है और किस टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड। आप दोनों में ही ब्रोमीन वाटर डालते हैं। द ब्रोमीन वाटर दैट इज ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड उनमें इज रेडिश ब्राउन इन कलर। द रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे, डालते ही क्या होगा, पहले पूरी टेस्ट ट्यूब रेडिश ब्राउन हो जाएगी। जैसे अगर पानी में इंक डालो तो कैसा हो जाता है, पानी पूरा ब्लू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लू इंक डालने के बाद ही इमीडिएट आप पानी में क्या करो, बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो, मतलब चौक डाल दो 4-5, तो पानी का जो कलर होगा वो डल हो जाएगा। कहाँ पड़ा? एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, कि चौक के ऊपर इंक के पाउडर यानी जो इंक की जो डाई है वो बैठ जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। वैसे ही थोड़ी देर बाद ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। दिस इज सो दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट। तो कॉम्पिटिटिव में ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th का बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो है अभी 12th में हमें सिर्फ एज अ डायलाइट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर विसिनल डायलाइट्स, क्योंकि दोनों ब्रोमीन पास पास में हैं, यहाँ ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई फ्रॉम अल्कीन, दिस द मेथड। लेकिन अगर मेरे पास दूसरी जो मेथड है मुझे, जिनसे मैं और दूसरे डायलाइट बनाना चाहता हूँ कि मुझे कोई और दूसरे डायलाइट्स हम कैसे बना सकते हैं, वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसे बना सकते हैं? फ्रॉम। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क क्या है भी समझो, है ना। लिखना कुछ भी नहीं भाई, जब तक लिखने को नहीं बोले। दोनों में कॉमन जो है वो है कार्बोनिल ग्रुप C+O। यहाँ पर फंक्शन बस ग्रुप चेंज कर दो तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। जैसे इमेजिन करो दोनों तरफ H और H, फॉर्मेल्डिहाइड, एक H एक R, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, कोई सा एल्डिहाइड हो सकता है, RR। तो यहाँ हम ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं। व्हेन एनी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब PCl5 को कैसे लिखेंगे? Cl 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 और Cl, ठीक है। क्या होगा, ये ऐसा कैसे बाहर निकल जाएगा और कार्बन के दोनों बॉन्ड इससे जुड़ जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, C एक बॉन्ड फ्री है, एक बॉन्ड फ्री है, इधर Cl इधर Cl, हाँ या नहीं।
अब सिर्फ आप लगाते जाओ और मैं जैसा जैसा बोलते जा रहा हूँ वैसा उसी के साथ इमेजिन भी करो। मान लो यहाँ H और H होता तो ये प्रोडक्ट क्या होता? डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। और डाइक्लोरोमीथेन क्या है? जेम डाइहैलाइड। क्या है? अभी नेक्स्ट मान लो यहाँ CH3 होता और यहाँ H होता, डाइक्लोरोइथेन, वो भी जेम डाइहैलाइड बनता है। अरे बनता है कि नहीं? RR मतलब CH3 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला डाइक्लोरोइथेन, थोड़ी देर पहले हमने जब यहाँ पर मैंने R लिया और यहाँ H लिया तो डाइक्लोरोइथेन बोला, जब यहाँ CH3 लिया तो डाइक्लोरोप्रोपेन बोला। कुछ समझ में आता है मुझ में? देयर आर 2 टाइप ऑफ जेम डाइहैलाइड, टर्मिनल जेम डाइहैलाइड, नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड। ऐसा हमने कहाँ यूज़ किया? टर्मिनल जेम डाइहैलाइड, नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड। चलो, लगभग ऐसी ही वर्डिंग्स मैंने प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स में अल्कीन के साथ की थी। टर्मिनल अल्कीन, नॉन टर्मिनल अल्कीन, आ रहा है? वही वर्डिंग्स यहाँ आ रही। सो जेम डाइहैलाइड का और 2 पार्ट बन सकते हैं, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्मिनल। मैं रटाना चाहूँ तो बहुत आसानी से रटा सकता हूँ। देखो, रटने वालों के लिए रूल क्या है? जब भी एल्डिहाइड PCl5 से रिएक्ट करेगा, व्हेनेवर एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद PCl5, ऑलवेज टर्मिनल जेम डाइहैलाइड विल बी फॉर्म, एंड व्हेनेवर कीटोन विल रिएक्ट विद PCl5, नॉन टर्मिनल। और एक होता है कि इतना डेटा रटो मत, ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डाइहैलाइड को बनाने की 2 ही मेथड है। एक मेथड से बनते हैं विसिनल और एक मेथड से बनते हैं जर्म, यानी जेमिनल। विसिनल एंड जेमिनल। और जेमिनल 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। तो ये जो चार्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बना हुआ था, आप उसको, या मेन चार्ट जो इस चैप्टर की शुरुआत में बनाया था, इसमें जेम डाइहैलाइड को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ध्यान रहेगा। जेम डाइहैलाइड, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, ठीक है। द टर्मिनल जेम डाइहैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कीटोन्स। आई क्या बात समझ में? सो टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल मैंने जो पढ़ाई है, दिस इज जनरल रिएक्शन। ये क्या है? अब इसमें आप इसके 3 पार्ट इसके नीचे लिख सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे R1 R2 लिख दूँ, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू H, लाइक दैट, ठीक है। इफ R1 इक्वल टू H एंड R2 इक्वल टू H CH3, समझ में? R1 R2 इक्वल टू CH3, कुछ भी करके यहाँ चेंजेस, ठीक है। जो स्टेटमेंट अब बोल रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ये रिएक्शन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में नहीं, दिस रिएक्शन इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ बोर्ड। व्हाट इज इट? हाँ, कॉन्सेप्ट सीखने में कोई बुराई नहीं है आपको, क्योंकि अगर कल को ये रिएक्शन आ भी गई, पूछ भी ली, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो POCl3 बाहर हो रहा है। ये POCl3 का इस्तेमाल इनऑर्गेनिक में होगा, जब हम P ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके हेल्प से हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बना सकते हैं। तो दिस इज अ रिएक्शन विच कनेक्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और जहाँ ऐसा पॉइंट होता है, IIT वालों को वो रिएक्शन बड़ी पसंद होती है कि जो 2 ब्रांच को कनेक्ट करती है ना, वेयर द 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। सो दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन
फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान रखो क्या क्या पॉइंट्स आपको रिवाइज करना अभी लिखना है, इसलिए लिखने वालों के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइलाइट। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड, अब इसका चार्ट मैंने बनवाया नहीं, आप कैसे बनाओगे? मेथड ऑफ डाई हाइलाइट दो पार्ट में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाई हाइलाइट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हाइलाइट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाई हाइलाइट फ्रॉम अल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हाइलाइट फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में दो पार्ट, फ्रॉम एल्डिहाइड टर्मिनल डाई हाइलाइट, फ्रॉम कीटोन नॉन टर्मिनल। सो यू कैन प्रिपेयर योर ओन फ्लो चार्ट। इन रिएक्शन को देखकर आप खुद चार्ट बना सकते हो, समझ में? तो चार्ट ये पूरा लिखने के बाद चार्ट बना सकते हो, समझ में? है ना, ये पूरा लिखा, उसके नीचे पूरा कि प्रिपरेशन चार्ट है ना, वो प्रैक्टिस के लिए ये रिएक्शन। अभी इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन की थ्योरी लिखवाई नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन? मीन दैट टाइप ऑफ टेस्ट विच इज यूज्ड, दैट टाइप ऑफ टेस्ट which is used to distinguish between saturated and unsaturated is known as test of unsaturation। ऐसा ही टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन हमने पढ़ा था 11th में, बेयर्स रिएजेंट, पिंक कलर डिसअपियर अल्कलाइन केमनोफोर। याद दिला रहा हूँ, जिनको कॉम्पिटिटिव देना है वो वहाँ जाकर इसको पढ़ लें ताकि उसको ध्यान आए कि अल्कलाइन केमनोफोर विच इज ऑल्सो नोन एज बेयर्स रिएजेंट इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। देन ये यहाँ पे मीनिंग हो गया। ये फिगर कोई काम का नहीं, आपको समझाने के लिए बनाया था, आपको इस फिगर को ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। मैंने ये पॉइंट शॉर्ट में लिखे, आप अपनी लैंग्वेज में इलोबरेट करोगे, ठीक है? नोट्स बनाने के दौरान इलोबरेट करोगे, सुनने के दौरान नहीं। ये यहाँ पे चार्ट हो गया, यहाँ उसकी रिएक्शन। नाउ वी कैन कम टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइलाइट। सो पूरा एक बार में आ जाएगा प्रिपरेशन के बाद में केमिकल। दोनों होगी ना? हाँ, हम लोग वो नहीं, जो जेम और विसिनल दो की ही प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसमें टर्मिनल डाई हाइलाइट्स की प्रिपरेशन नहीं पढ़ी जाती, वो सब्स्टिट्यूशन से बनती है। वी कैन प्रिपेयर टर्मिनल डाई हाइलाइट बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वो ऑर्गेनिक कन्वर्जन में आएगा ना। तुम्हारा तो क्वेश्चन कुछ समझ में आएगा। हमने विसिनल डाई हाइलाइट को बनाना सीखा, जेम डाई हाइलाइट को बनाना सीखा। अब जेम डाई हाइलाइट में टर्मिनल डाई हाइलाइट, यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है? टर्मिनल जेम डाई हाइलाइट। और एक टर्मिनल डाई हाइलाइट वो थर्ड कैटेगरी जो है, वो जो थर्ड कैटेगरी है वो कन्वर्जन से बनती है, उसकी कोई डायरेक्ट प्रिपरेशन नहीं। अभी नेक्स्ट आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइलाइट। कहने को ऐसा कहा जा सकता है, एक आम स्कूल का टीचर ये कह सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइलाइट हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक दिखती। लेकिन ये एनसीईआरटी की खासियत होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द थिंग इन एनसीईआरटी इज हिडन। इनडायरेक्टली दे कैन से दैट इट इज अ कॉन्सेप्ट, एंड इट इज कॉन्सेप्ट देन इट इज इन सिलेबस। जैसे aqueous KOH, when any alkyl halide react with aqueous KOH, then what will happen? Alcohol will be formed, Cl रिमूव होगा और OH आ जाएगा, aqueous KOH। यस और नो? यस और नो? तो aqueous KOH का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट, उसमें वी विल परफॉर्म हियर सम रिएक्शन स्पेशली विद दोज डाई हाइलाइट विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी जेम डाई हाइलाइट। ध्यान रखो, दो टाइप के जेम डाई हाइलाइट होते हैं, उनकी रिएक्शन है। सो रिएक्शन ऑफ टर्मिनल जेम डाई हाइलाइट विथ एक्वास KOH, इसे शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जा सकता है हाइड्रोलाइसिस। क्या बोल सकते हैं इसको? हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल जेम डाई हाइलाइट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल जेम, कोई सा भी टर्मिनल जेम डाई हाइलाइट ले लो, आप खुद ही देखोगे, अभी आराम से कर सकते हो। आप सिर्फ ओरली मुझे बताते जाओगे। मान लो यहाँ Cl लगा, यहाँ Cl लगा, यहाँ CH3 लगा, और मैंने इसमें एक्वास KOH डाल दिया या पानी डाल दिया। एक्वास KOH ले लो या पानी ले लो, बात एक ही है, ठीक है? क्या होगा? दोनों Cl हट जाएंगे और OH आ जाएगा। ये हो गया।
अब यहाँ से यूनिवर्सल स्टेटमेंट समझना, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन तो रह सकते हैं, बट कभी भी एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते। एक कार्बन पे दो रह सकते हैं, इसलिए ये स्टेबल भी हैं, इनको बना के रख भी सकते हैं, लैब में स्टोर कर सकते हैं। जैसे जेम डाई हैलाइड होता है, वैसे जेम डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल नहीं होते। एक कार्बन पे एक ही OH रह सकता है, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं, ये आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे, ध्यान रखना। ये अनस्टेबल है। और इसका H और इसका OH क्या निकल गया, तो यहाँ क्या होगा, क्या बन जाएगा सर, ध्यान से देखो। अब आधे लोग ये कंफ्यूज होंगे सर ये H कहाँ से आ गया। अब तो उसका खुद का ही है जो दिख नहीं रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो नीचे एक H है, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो वही दिक्कत है माविया, वहाँ मीडियम में से आ गया। तो कार्बन की हमेशा कार्बन भी यहाँ पर बस डायरेक्ट मेरे सारे लेक्चर्स में मैं सिर्फ C लिखता हूँ, शुरू से 11 से देखते आ रहा हूँ कभी भी। तो ये वेल नोन अंडरस्टूड है, इतने तो आप मूर्ख नहीं हो कि मैं समझूंगा ही नहीं कि कार्बन, हम सबको पता ना कि कार्बन कितने ब्याह कर सकता है, 4 से ज़्यादा करे तो गैर कानूनी हरकत है ना, तो वो दिक्कत वाला मामला है। तो यहाँ हाइड्रोजन था बेटा, बस उसको मैंने यहाँ पे शो करा था कि आपको ये दिखे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब जरा क्विक रिवीजन करो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्मिनल जेम डाइहैलाइड। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्मिनल जेम डाइहैलाइड? फ्रॉम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड से ही बनता है ना, जिससे बनाया वही वापस बन गया। ये कन्वर्जन में आ सकता है ना। अभी ध्यान से देखो, एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लिखो, उसकी रिएक्शन कराओ PCl5 से, तब मान लो बना A, हमें नहीं पता A क्या बना, और उस A का हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो मान लो बना B। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस B एंड X? यार सेम। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना समझ में। तो ऐसा अननोन वाला करके क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरी भाषा समझ में आई समझ में। सो दे कैन प्रिपेयर टर्मिनल जेम डाइहैलाइड की एक्वास की वजह से रिएक्शन करके ये मैंने बनाया है। नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस आप खुद करा के देखोगे, ठीक है। उसको पॉज करोगे जब मैं बोल रहा हूँ, पहले ये पूरा लिखोगे, यहाँ तक लिख लोगे मुझ में, देन पॉज करो, पॉज करने के बाद मुझ में रिएक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड, ठीक है, या हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड, उसकी रिएक्शन कराओ और क्या बन रहा है वो मुझे बताओ, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने इसको बना के देखा होगा नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड से। मैं करके दिखाता हूँ नॉन टर्मिनल जेम डाइहैलाइड से। देखो क्रॉस चेक करो कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं। CH3 CCl CCl CH3 ये मैंने लिया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। जब इसमें एक्वास QS डालेंगे या इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, ठीक है, तो दोनों Cl हट जाएंगे, उस जगह OH आ जाएगा। अगेन ये ऐसा दिख रहा है कि एक ही कार्बन पे 2 OH है। दिखता ऐसा है कि बहुत, एक तो ऊपर है एक नीचे है। सर कैसे? इसको 3D में देखो, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल व्यू अगर देखोगे स्पेस में तो ये दोनों OH आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड O, आपको कीटोन मिल जाएगा। तो कीटोन से हमने बनाया था इसको, वापस कीटोन ही बन गया। एल्डिहाइड से बनाया था इसको, अगेन वापस एल्डिहाइड मिल गया। सो दिस इज। अभी ध्यान से देखो कि ये केमिकल प्रॉपर्टी NCERT में नहीं लिखी है। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स है ना, जनरली इन स्कूल्स है ना, ये ऐसा होता है कि बोलते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तुम ये मत पढ़ना, इसको याद मत करो बोर्ड में। बट इस रिएक्शन में कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं कि इसका बोर्ड या कॉम्पिटिटिव या कुछ भी कॉन्सेप्ट है।
हाइड्रोलाइसिस और रिएक्शन में एक्वास किए हुए, दिस इज इन योर सिलेबस। आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए कि अगर एक्वास किए हुए जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे बोर्ड में भी वो पूछ सकता है, आप उसको ये ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये उसने रखा है। आपको यहाँ हेलोजन, एक हेलोजन को रिप्लेस करना अगर आपको आ गया तो 2 हेलोजन साथ में दिए हैं तो हमें वो रिप्लेसमेंट भी आना चाहिए, है ना। दैट रिप्लेसमेंट शुड बी इन। सो दिस इज ऑल अबाउट डायहालाइड्स, उनमें डायहालाइड की प्रिपरेशन एंड डायहालाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी कैन कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स में हमारे पास आते हैं, ट्राइहैलाइड 2 जगह आएगा, ध्यान रखना। एक आएगा आइडोफॉर्म टेस्ट के फॉर्म में, दैट इज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर, ठीक है। When I will teach you about the aldehyde and ketone iodoform test, then I will give you a complete detail of the iodoform test and competitive level of iodoform. Here we are observing and reading only that portion of the chloroform synthesis which is required for that chapter. इसका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टच मैं अभी नहीं लेने वाला हूँ, है ना। बट आइडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट होती, कोई सा भी हम ट्राइहैलाइड यहाँ बनाने के लिए देख सकते हैं, बट स्पेशली क्लोरोफॉर्म को बनाना सीखेंगे। ट्राइहैलाइड, ट्राइहैलाइड हमारे पास 3 है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म एंड CHI3 आइडोफॉर्म। सो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। इसका यूपीएससी नेम ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, ट्राइआइडोमीथेन, ठीक है। हमें देखना है कि इनको बनाते कैसे हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, समझ में कि क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे क्लोरोफॉर्म बनाया वैसे ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं, बट क्लोरोफॉर्म ऐसा नाम है जो आपने कई बार सुना भी हो, ठीक है। द क्लोरोफॉर्म इज़ यूज एज अ एनेस्थेटिक एजेंट, है ना, एनेस्थेशिया, बेहोश करने के लिए। तो पहले इसे यूज़ किया जाता था, पहले डॉक्टर्स उनमें ऑपरेशन से पहले अगर जब बेहोश किया जाता है अनकॉन्शियस करने के लिए, फॉर द अनकॉन्शियसनेस द डॉक्टर्स यूज क्लोरोफॉर्म एज अ एनेस्थेटिक एजेंट। नाउअडेज क्लोरोफॉर्म इज़ नॉट यूज एज अ एनेस्थेटिक एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर अभी यूज़ किया उनमें तो ऐसा कई बार हो जाता है उनमें। क्लोरोफॉर्म का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने क्लोरोफॉर्म किसी को दिया था टेम्पररी बेहोश करने के लिए, होता ये है कि कभी कभी वो परमानेंट बेहोश हो जाता है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी का इफेक्ट, ये पॉइजनस है, डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि मैंने जो क्लोरोफॉर्म दिया वो ओरिजिनल दिया या इम्प्योर दिया, बिकॉज जिस बॉटल में इसे रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म की बॉटल है पूरी भरी हुई है, अभी एक बार आपने यूज़ कर लिया और इसमें थोड़ा सा इतना सी जगह खाली हो, इतनी सी ही जगह खाली हुई, मान लो इतना ही, तो अब ये क्लोरोफॉर्म दूसरी बार यूज़ करने के लायक ही नहीं बचा। तो डॉक्टर्स को या एनेस्थेटिक एजेंट को शुरुआत में ऐसा पता नहीं था। ये एयर से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर पॉइजनस गैस बना लेता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, इसलिए वो परमानेंट बेहोश हो जाता है। भाई कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से वो हम यहाँ देखेंगे। क्लोरोफॉर्म की हिस्ट्री में यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी रेफरेंस बुक अगर उठाकर देखोगे तो उन्होंने क्लोरोफॉर्म को बाय हिस्ट्री स्टार्ट किया है कि इसको किसने इन्वेंट किया था, किस ईयर में किया था, है ना। तो हमको यूपीएससी एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे या हिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ना। अपने जनरल नॉलेज के लिए, अपना खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए आप इसका डिस्कवरर, इसका डिस्कवरी ईयर ये पढ़ सकते हैं। हमें सीधे आना है इसकी प्रिपरेशन पे कि हम इसको बना कैसे सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को बनाने की एक मेथड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लोरोफॉर्म बनाने की मेथड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के अंदर याद करो, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, इनडायरेक्ट हिंट दूँ और वो है एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यानी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो मिथाइल, मिथाइल से डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो से ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो से टेट्राक्लोरो। तो एक मेथड तो आप सबको आती ही है,
द मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन व्हेन मीथेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ये नो, सो वो मेथड हमारे पास है। सो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ाने के बाद दिखाऊंगा। क्वेश्चंस की एक बैंक दूंगा, यहाँ क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। अभी तक डायहाइलाइट्स के लिए क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता नहीं थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सबसे पहला आएगा उसमें फ्रॉम अल्केन, मतलब फ्रॉम मीथेन। सो फ्रॉम मीथेन की रिएक्शन आपको आती है व्हेन मीथेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट कैन फॉर्म क्लोर। बट आपको क्लोरोफॉर्म के साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलेगा, डाइक्लोरोमीथेन मिक्सचर ऑफ, मतलब आपको मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो सब मिलेंगे। इसलिए ये मेथड इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं, हमें चाहिए कोई अच्छे मेथड जिससे हम क्लोरोफॉर्म को बना सकें। सो मेथड ऑफ सेकेंड मेथड ऑफ ऑपरेशन आती है मेथड ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर से उसको प्रिपेयर कैसे जाता है, वो कितनी स्टेप में होता है वो देखना, और कौन कौन दे सकता है, तो इसकी कंडीशन। ओनली इथाइल अल्कोहल, ओनली इथाइल अल्कोहल कैन यूज टू प्रिपेयर, ये जो इथाइल अल्कोहल है इसी का यूज होगा। ओनली इथाइल अल्कोहल कैन यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ओनली इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। बट सेकंड क्या होगा, ऑल दो सेकेंडरी अल्कोहल जिनका OH सेकेंड कार्बन पे हो। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं ना जो मैं बता रहा हूँ, उसमें ध्यान रखना, ऑल दिस सच टाइप ऑफ कंडीशंस मेंशन इन मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स। बट ऐसी किसी भी कंडीशन को आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनमें। जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन पे आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ इसको पढ़ाऊँगा, अरे अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैं इसे दो यानी चीज़ों से पढ़ाना सिखा रहा हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथाइल अल्कोहल 1, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम, जो फ्रॉम हम सीखने वाले हैं वो है हमारा कीटोन, ठीक है, यानी एसीटोन। सो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल एंड एसीटोन, ये 3 से क्लोरोफॉर्म बनाना सीख रहे हैं, और उन 3 की स्टेप्स को बहुत सारी किताबों में कई सारी कंडीशंस मेंशन्ड हैं, ठीक है। कोई सा भी प्राइमरी अल्कोहल क्लोरोफॉर्म नहीं बनाता एक्सेप्ट इथाइल अल्कोहल। तो उन पॉइंट्स को लेकर ऐसा लगेगा मुझ में, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये पॉइंट मुझे याद करना पड़ेंगे। नो नीड टू मग अप सच टाइप ऑफ पॉइंट्स। सिर्फ क्लोरोफॉर्म की ये वाली प्रिपरेशन भी अभी बोर्ड में नहीं है, NCERT में मेंशन। प्योरली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन उनमें, एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज दे विल गिव लॉट्स ऑफ रिएजन एंड आस्क आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, विच कैन गिव क्लोरोफॉर्म टेस्ट लाइक दैट। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व मुझ में बाई नोइंग माई ट्रिक, है ना। नो नीड टू मग अप सच टाइप ऑफ पॉइंट। सो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ये जो ओनली एथाइल अल्कोहल है इस तरह के पॉइंट लेके अभी आपको लिखना नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में हम 2 कैटेगरी बनाएंगे, सीधे फ्रॉम इथाइल अल्कोहल एंड फ्रॉम एसीटोन। इथाइल अल्कोहल के अंदर ही आपका एल्डिहाइड कवर हो जाएगा। तो कैसे होगा वो देखो। अभी ये वाला पॉइंट नहीं लिखना था, ठीक है। ये क्यों लिखा था, इसे बताने के लिए कि इस तरह की कंडीशंस मेंशन होती है। कई रेफरेंस बुक पढ़ोगे लाइक GRB जैसी बुक है, प्रदीप है, उनमें जब इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपको कंडीशंस मिलेगी, वो कंडीशन नहीं लिखना। सो फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर के 2 पार्ट बना देते हैं, फ्रॉम C2H5OH एंड फ्रॉम CH3COCH3। सिर्फ यहाँ पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि आपको स्टेप्स याद हो जाए। आप स्टेप्स को एक बार याद कर लो ताकि वहाँ तक हमें याद रहे, रिवाइज हो जाए। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसका रोल क्या है, स्टेप 1,
moist bleaching powder used. स्टेप 2, मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर के बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. स्टेप 3, क्लोरीनेशन. स्टेप 4, हाइड्रोलाइसिस. मॉइस्ट ब्लीचिंग पाउडर दोनों में यूज़ होगा. उसके बाद ये तीनों स्टेप दोनों में होगी. लेकिन अभी क्या लिखा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. जब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो यहाँ ऑक्सीडेशन वाली स्टेप नहीं आएगी, सीधे क्या आ जाएगा, क्लोरीनेशन और देन हाइड्रोलाइसिस. अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो ही ऑक्सीडेशन स्टेप रिपीट होगी, अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेप विल नॉट बी रिपीटेड. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हम अल्कोहल से बनाना इसको देखते हैं. पूरा स्टेप्स को थोड़ा देखो कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है. ये ना मेरे पास अल्कोहल CH3CH2OH. सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस. जैसे आप इसमें पानी डालोगे, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल रिलीज क्लोरीन गैस अलॉन्ग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. ये आपको मिल जाए, ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, ये CaOH होल ट्वाइस बाहर आ गया उनमें, ठीक है. ये आपका ऐसा कंपाउंड है CaOCl2, ठीक है. आपको यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस मिल गया, 2H बाहर आ गए और क्लोरीन गैस बाहर हो गई. क्लोरीन गैस क्या हो गई, द क्लोरीन गैस विच इज लिबरेटेड हियर इट हैज 2 रोल. सो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द रोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज हियर. इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज इट एक्ट एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग और क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीनेटिंग एजेंट. हियर क्लोरीन गैस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट. वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या है ये, वीक ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग नहीं है. दिस इज स्टेप 1. किससे बनाना सीख रहे हैं, अल्कोहल. ये ना अल्कोहल, ठीक है. यहाँ से अपनी कॉपी के टॉप पे आप यूनिवर्सल रूल लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है. यूनिवर्सल रूल्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. कोई सा भी, तो ये यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखना. यूनिवर्सल रूल कन्वर्जन में बहुत काम आएगा. कोई सा भी अल्कोहल, कोई सा मतलब प्राइमरी अल्कोहल, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल के अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या है, ठीक है. ये मेरे बनाए रूल है, ठीक है, जो हमेशा अप्लाई होते ही हैं. बट अगर ये याद होंगे तो कन्वर्जन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. इसलिए आप इन रूल्स को अलग से, जो मैं क्लासरूम नोट्स बनाते वक्त आप टॉप पे लिखो, घर जाके इसको रूल्स को अलग लिख लो. जैसे मैंने कहा है कि क्लासरूम में पढ़ाते वक्त अगर मैं कोई भी ट्रिक दे रहा हूँ, निमोनिक्स दे रहा हूँ, तो निमोनिक्स को अलग अलग लिखते जाओ, एक छोटी सी डायरिया बना लूँ, और ऐसे यूनिवर्सल रूल्स को अलग अलग छोटी डायरी में बनाकर लिखते चलो. सो बट अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो यूनिवर्सल रूल नंबर 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता. कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन. अभी ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है. क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है. ये क्या है,
जैसे हमने देखा 1 डिग्री मोनोहैलाइड, 2 डिग्री प्राइमरी अल्का हैलाइड, सेकेंडरी अल्का हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उससे एक कार्बन, ऐसे जिस कार्बन से OH लगा है, इस कार्बन से OH लगा, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। इसका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन, जो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। क्या बन जाएगा? CH3CH। क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड। हाँ या नहीं? तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और बात डाल सकता हूँ, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्डिहाइड, फ्रॉम कीटोन, बट कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉम एल्डिहाइड से अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगी क्या बनेगा? एल्डिहाइड ही बनेगा। आ रहा है? क्लियर है? ये एल्डिहाइड बना। स्टेप नंबर 2। नाउ कम टू स्टेप नंबर विच इज क्लोरीनेशन। CH3CHO कि जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, व्हेन क्लोरीन एक्ट एज क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग मतलब हाइड्रोजन को हटाना और क्लोरीन लगाना, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, हाइड्रोजन को हटाना क्लोरीन लगाना, तो क्या बन जाएगा? CCl3CH बन जाएगा। अब ये Cl3 को मैंने आगे लिखा है, इसको पीछे भी लिख सकता हूँ। क्लोरीन और इसके बीच बॉन्ड नहीं है, नहीं समझे? एक्चुअल में ये ऐसा है CCl3CHO, ठीक है। वो लिखते वक्त ऐसा लिख दिया, ऐसे घबराना नहीं। इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं और ये एल्डिहाइड है। दिस इज क्लोरल। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरल। स्टेप 4 हाइड्रोलाइसिस। ये जो क्लोरल है CCl3CHO, ये क्लोरल का इस्तेमाल होगा मेनली, ठीक है। किसके लिए? क्लोरल का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराने वाले? तो वो ध्यान से देखो, CCl3CHO ऐसा ओपन करके लिखा है ताकि आपको समझ में आए। HC_OCCl3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? क्या बाहर निकल गया? यहाँ से भी क्या निकल गया? 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अभी ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर जो बनी वो क्या है? ये यहाँ से निकला, यहाँ से गया, ये O। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। विच कार्बोक्सिलिक एसिड? इट इज अ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और मैं 11th में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। जब मेरे प्रॉपर वर्ड पे ध्यान देना, जो कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड मतलब सॉल्ट क्या होता है? कब बनता है सॉल्ट? सोचो, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तभी बनता है ना सॉल्ट। और मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, मतलब एक एसिड तो फिक्स है फॉर्मिक एसिड। अब आपको बेस लेना है, ऐसा बेस लेना है जिसमें कैल्शियम हो, तभी तो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम वाला। तो अगर फॉर्मिक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा। लेकिन यहाँ फॉर्मिक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से नहीं हुई है, क्लोरल की, तो कैल्शियम सॉल्ट बनाओ, क्लोरोफॉर्म बाहर आ। 4 स्टेप प्रिपरेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। हाँ, मतलब चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। अभी तो बहुत दिखती बोर्ड पे ऐसी लंबी लंबी, लेबोरेटरी लेवल पे उतना नहीं है कि हमें बहुत टिपिकल रिएजेंट बहुत सस्ते सस्ते यूज़ किए, कोई महंगे रिएजेंट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
सो हाइड्रोलाइसिस के साथ में यहाँ पे बन गया। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ओनली इथेनॉल इज दैट अल्कोहल विच कैन फॉर्म क्लोरोफॉर्म, क्योंकि और बचे हुए कौन से दूसरे अल्कोहल है जो बना सकते हैं, वो आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ोगे। ये सिर्फ एक जनरल मैंने हिंट दी है, इसलिए आइडोफॉर्म बनाना यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ। आइडोफॉर्म बनेगा सोडियम हाइपोआयोडाइड से, NaOI, ठीक है। जो काम यहाँ क्लोरीन कर रहा है वहीं आइडोफॉर्म में NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज सोडियम हाइपोआयोडाइड एक्ट एज अ आयोडीनेशन एजेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन प्रिपेयर आइडोफॉर्म, वो बना सकते हैं। समझ, यहाँ से हमारा पूरा हो गया फ्रॉम अल्कोहल से स्टेप। पहली स्टेप एसिडीज रहेगी, दूसरी स्टेप एसीटोन के केस में हट जाएगी, तीसरी स्टेप आएगी। वो तीसरी स्टेप क्या है, जब एसीटोन का क्लोरीनेशन कराएंगे तो कोई भी इन दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, 3 क्लोरीन आ जाएंगे समझ में, तो क्या बन जाएगा, CH3CO CCl3 बन जाएगा। जैसे ही बनेगा तो CH3CO CCl3, यहाँ से देखो CH3CO CCl3 दो ले लेना, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ HH की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा ना, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड क्या बन जाएगा, आया समझ में। तो फ्रॉम एसीटोन से ये पूरा लिखने के बाद ये पूरा मुझे में, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड में नहीं है इसलिए इसके क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। जिनको कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करना है दे विल इटसेल्फ प्रिपेयर द क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, 4 स्टेप्स। हाउ यू कैन प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल, में ये पूरा, ठीक है। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, तो एसीटोन वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इसके नीचे लिखोगे। मैंने इसमें बता दिया है क्या करना है, एसीटोन का डायरेक्ट क्लोरीनेशन के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बट ध्यान रखना, प्रिपरेशन भले ही इसके सिलेबस में नहीं हो बोर्ड में, बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी मैं पढ़ाऊँगा वो सब सिलेबस में, और इस पर अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन मैं अभी बाद में दूँगा, ठीक है। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसके पहले हमने उसके प्रिपरेशन देखी, द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, all those essential conditions required for the preparation of chloroform, especially for competitive exams, that I will cover in aldehyde and ketone। मैं फिर से सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म टेस्ट बोलो या आइडोफॉर्म टेस्ट बोलो, आइडोफॉर्म टेस्ट के फॉर्म में हम एल्डिहाइड और कीटोन में ये पूरा वापस से पढ़ेंगे, ये वाला सेक्शन नहीं जो प्रिपरेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो टारगेट है वो है क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऑक्सीडेशन, यहाँ से समझना और सुनना मुझमें। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, दिख रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज मुझमें, वाई क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज केप्ट इन डार्क ब्राउन कलर बॉटल, वाई क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज केप्ट इन अ डार्क ब्राउन कलर बॉटल। इसी के और में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वाई बॉटल ऑफ क्लोरोफॉर्म, वाई दी बॉटल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज फिल्ड अप टू द ब्रीम, अप टू द ब्रीम मतलब हमेशा ऊपर तक भरी भी होना चाहिए, इतनी सी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आपने यूज़ कर लिया, थोड़ा सा भी निकाला, अब पूरी बॉटल तो कभी यूज़ नहीं करोगे, निकाला तो अगेन दूसरी बार यूज़ नहीं कर पाते, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो क्वेश्चन यहाँ कवर होते हैं। देखिए वो क्वेश्चन का यहाँ, ये जो दो रिएक्शन दिख रही है, जो दो क्वेश्चन मैंने अभी बोले सिर्फ वही बोर्ड के सिलेबस में है। उसके बाद ये कहाँ आएगा, फिनॉल चैप्टर में। ये कहाँ आएगी रिएक्शन, जब हम अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर आने वाली। ये कहाँ पढ़ चुके हैं, 11th क्लास हाइड्रोकार्बन में, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में। और ये अभी मैंने बताया एक्वास केवेज हाइड्रोलाइसिस, तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लॉजिकल, समझ रहे हो।
फिनॉल की रिएक्शन को यहाँ उठाकर इसलिए लाया क्योंकि ये नेम रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी नेम रिएक्शन है, कार्बिल अमीन, ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत रेयरली होता है जब बोर्ड में कार्बिल अमीन नहीं आए। रीमर टीमन, कॉम्पिटिटिव और बोर्ड सबके लिए बहुत पसंदीदा नेम रिएक्शंस हैं। यहाँ अभी कवर कर लूँगा स्टार्टिंग में, ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग में, 12th के सिलेबस के ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में। तो जब फिनॉल में पढ़ेंगे तो आपको याद आएगी, 2 बार पढ़ने से और अच्छे से याद हो जाएगी, कॉन्सेप्ट इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैकेनिज्म यहाँ कवर नहीं करूँगा, ठीक है। आई विल नॉट कवर द मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन एट दिस स्टेज, ठीक है। बिकॉज वी विल कवर द मैकेनिज्म ऑफ कंप्लीट रीमर टीमन रिएक्शन में इन कॉम्पिटिटिव सेक्शंस ऑफ द फिनॉल चैप्टर, है ना, वहीं पर आएगा। उसमें उसके आवश्यकता नहीं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या क्या सेक्शन हमारा कवर होने वाला है वो देखो। ऑक्सीडेशन, अगर क्लोरोफॉर्म की जब ऑक्सीडेशन होता है, व्हेन क्लोरोफॉर्म इन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, अगर हमने क्लोरोफॉर्म की बॉटल को थोड़ा सा भी खोल के रखा मुझे में, तो ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है COCl2 में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, अभी ये C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कितने क्लोरीन है? तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? डाइक्लोरोकार्बोनिल, डाइक्लोरो। इसे मोस्ट कॉमनली जाना जाता है फॉस्जीन के नाम से, फॉस्जीन गैस। इट इज़ अ पॉइजनस, हाईली पॉइजनस गैस। ये जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम परमानेंटली बेहोश हो जाते हैं। जो भी क्लोरोफॉर्म की बॉटल आप मार्केट से खरीद के लाओगे, उसको थोड़ा सा भी आपने हवा में खुला छोड़ा उनमें, तो उस क्लोरोफॉर्म की बॉटल के अंदर फॉस्जीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अब डॉक्टर को पता नहीं होता है कि मैं उसे क्लोरोफॉर्म दे रहा हूँ कि फॉस्जीन दे रहा हूँ, इसलिए इसे क्या करा? बैन कर दिया है ना, टोटली एज अ एनेस्थेटिक एजेंट क्लोरोफॉर्म को बंद कर दिया। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट कन्वर्ट टू फॉस्जीन, कैन कन्वर्ट टू फॉस्जीन, वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्जीन को आप फॉर्मूला कैसे याद रखें? डाइक्लोरोकार्बोनिल, तो आपको इजीली याद रहे, ठीक है। अब फॉस्जीन को बनने से रोके कैसे? इसका तरीका, how to stop formation of फॉस्जीन। क्या करें? फॉस्जीन का बनना नहीं रोक सकते, बल्कि हम क्या करेंगे? इस बने हुए फॉस्जीन को, हाईली पॉइजनस फॉस्जीन को, ठीक है, नॉन पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन, वी विल कन्वर्ट दिस हाईली पॉइजनस फॉस्जीन to non-poisonous substance, and it can be done with the help of using ethyl alcohol 1%, ठीक है। 1% इथाइल, मतलब आप क्या करोगे? इसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डाल। वो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा? आप ध्यान से तो दो। इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, C2H5OH यहाँ लिखूँ, उसका H और इसका Cl निकल गया, HCl बाहर, इसका H और Cl, HCl बाहर। तो व्हेन फॉस्जीन रिएक्ट्स विद इट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन बना, व्हाट विल हैपन इफ क्लोरोफॉर्म इज रिएक्टेड विद एयर। इसी के और में लिख सकते हो, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज कैप्ट इन अ डार्क ब्राउन कलर बॉटल। उसे डार्क ब्राउन, बिकॉज इफ इट इज नॉट कैप्ट इन डार्क ब्राउन कलर बॉटल, देन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड कन्वर्टेड टू पॉइजनस गैस फॉस्जीन। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। पूरा ऊपर तक भरा होगा और बॉटल पूरी बंद होगी, एयर टाइट होगी उसमें, और डार्क ब्राउन, क्योंकि डार्क ब्राउन कलर की बॉटल में लाइट अंदर नहीं आएगी, ठीक है। और लाइट और एयर की प्रेजेंस में तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ऊपर तक भरा है और लाइट अंदर नहीं आ रही है, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नहीं, वैसे अगर आपने ऑलरेडी उसको किसी के साथ मिक्स कर दिया ना, वो क्या हो रहा है? वो क्लॉथ पे एड्जॉर्ब हो गया है, तो अभी वो रिएक्टिंग कंडीशन में नहीं बचा। लिक्विड फॉर्म में, मीडियम में, बॉटल में है, तो एयर वहाँ पे रहेगी, तो
ऐसा नहीं कि अभी की अभी ऑक्सीजन डाली और एकदम से रिएक्ट करिए। आपने बॉटल थोड़ी सी खाली करी तो उसके अंदर एयर आ जाएगी। अब वो धीरे 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 एयर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा। एकदम से नहीं कि जैसे हमने क्लोरोफॉर्म लिया, अभी एयर आई, अभी रिएक्ट करा, ऑक्सीजन बन गई, तो उसको रखा हवा में खुला छोड़े रख दिया, कुछ समय बाद उसमें क्या बन जाएगा, फॉस्फीन गैस बन जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन गैस, ये गैस होगी। ठीक है। सो हाउ टू स्टॉप द फॉर्मेशन और हाउ टू प्रिवेंट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा, 1 by adding 1% इथाइल अल्कोहल। अब ये कैसे करता है, तो इसकी रिएक्शन कैसे शो करेंगे। ये जो CO है इसको ऐसे रहने दो, ये Cl और ये Cl, C2H5OH को इस तरह से घुमा के लिखो, C2H5OH। ठीक है। जब इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, H और Cl HCl बाहर, ये H और ये Cl HCl बाहर, C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिक ग्रुप इसके साथ में लगा हुआ है, O C2H5 O C2H5। क्या कोई इसका नाम बता सकता है, इसका नाम क्या है, बोर्ड पे देख के बताएं इसका नाम, डाई इथॉक्सी कार्बोनिल। अभी कुछ दिन पहले जब विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाई थी तब मैंने शॉर्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, और अगर सब भूल गए हो, जो लोग यहाँ बैठे हैं सामने सब भूल गए ना, उन्हें कंटिन्यूस रिवीजन की ज़रूरत है। टर्म्स जैसे आज मैंने सिखाया CH4 मीथेन, CH3 मिथाइल, CH2 मिथिलीन, वैसे अपने भेजे में इसको डाल लो कि RO इज नोन एज एल्कोक्सी। ROR को इधर बोलते हैं गधे, ROR इधर होता है, यहाँ ROR कहाँ है, RO कुछ है ही नहीं, ये तो कार्बोनिल है। एंड सिर्फ RO दैट इज नोन एज एल्कोक्सी, इथॉक्सी, डाई इथॉक्सी कार्बोनिल। So when 1% ethanol is added in the bottle of chloroform, then poisonous phosgene converted to non-poisonous diethoxy carbonyl. So ये है यहाँ पर फिनिश। एक्वास KOH की रिएक्शन मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही कर लोगे। क्या करना है, तीनों Cl हटाना है और OH लगाना है। ध्यान से देखो मजेदार, एक ही कार्बन पे 3 OH, बहुत नाइंसाफी है। क्या करोगे, आपस में रिएक्ट करके वाटर निकाल देना, जो बन जाए वो देख लेना क्या बनेगा, रिएक्शन में देखते हैं। वहाँ मैं प्रोडक्ट लिखूँगा, यहाँ बनाकर देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जो लोग सुन रहे हैं वो समझना भाई, उन्हें इस फ्लो चार्ट के सामने सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है और इसके नीचे एक एक रिएक्शन का नंबर डालकर एक्सप्लेनेशन लिख। रिएक्शन नंबर 1 उसका एक्सप्लेनेशन उसके क्वेश्चन, रिएक्शन नंबर 2 उसका एक्सप्लेनेशन उसके क्वेश्चन। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। तो अभी देखो CHCl3 एक्वास KOH, ये H, हर एक क्लोरीन हट गया, मैं डायरेक्ट OH लगा रहा हूँ। एक कार्बन पे 3 OH नहीं हो सकते, इसका OH, इसका H, H2 निकल गया, इसका H। ठीक है। अभी ये H2 निकल गया, बोलिए में कुछ और बाहर आ सकता है, यहाँ क्या बन जाएगा, क्या बन गया, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया, हाँ या नहीं, तो क्लोरोफॉर्म के एक्वास KOH है। अब एक होता है एक स्टूडेंट जो इसको रट ले, इवेंट क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एक्वास KOH देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड 4-4 बार लिख के, और एक ने अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में सीख लिया तो आप दे दो क्लोरोफॉर्म, हम रिएक्ट कराएंगे। ये सिखा रहा हूँ कि कैसे रिएक्शन करना है। ये हो गया रिएक्शन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर 3। व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एक होता है कि मैं डायरेक्ट यहाँ प्रोडक्ट लिख लूँ और आप रट लो, दूसरा आता है कि बनाना सीख लो। अब जब भी HNO3 दें तो ये रूल याद रखो, whenever HNO3 is given in organic chemistry then you have to write it like a HONO2। जैसे H2 को कैसे लिखते हैं, HOH, हैबिट हो गई ना अब,
11 से सुनते आ रहे हो कि मैंने क्या बोला था कि H2 को H2 मत लिखो, हमेशा HOH लिखो। वैसे ही HNO3 को क्या लिखो, HONO। CHCl3 कौन, क्लोरोफॉर्म। हम पढ़े यही भूल गए कि पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। HONO2 ये कौन, अब ये नया नहीं है, ये नाइट्रिक एसिड ही है, बस उसको मैंने उसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा है। क्या होगा, H और OH जैसे ही सामने आते हैं, सब्र तो होता ही नहीं है उनसे, ठीक है, इमीडिएट ब्याह कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, CCl3NO2, ठीक है, CCl3NO2। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो आप मुझे कल आंसर दोगे मुझे में, और जो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे लिखते हैं CCl3NO2 का इंडस्ट्रियल यूज़। ये बहुत काम का रिएजेंट है, ध्यान रखना। CCl3NO2 बनाना सीखो, रिएक्शन को रटना नहीं। मैंने कहा था मैं बहुत कम ऐसी रिएक्शन है जो कहूँगा कि आपको याद करना है। ये रिएक्शन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर 4, एसीटोन। CHCl3 के एसीटोन से रिएक्शन कराना है। इट इज एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या, सॉरी, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कैसे ऐड हो रहा है वो देखो, Cl Cl Cl, अब इतना फेरा के नहीं लिखते भाई, है ना, जगह नहीं बच रहा। CCl3, ठीक है, 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन माइनस है इफेक्ट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गए, तो मतलब जब ये ब्रेक होंगे तो H+ और CCl3 माइनस। और एसीटोन में देखो जरा, ऑक्सीजन तो भिखारी है ही, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। अब बताओ इस ऑक्सीजन के माइनस पे कौन अटैक करेगा, H+। क्लोरोफॉर्म को कैसे तोड़ना है, CCl3 माइनस और H, ये H+ जाएगा इस ऑक्सीजन पे और ये CCl3 जाएगा यहाँ पर, हाँ या नहीं। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, COH CH3 एंड CCl3, ये इस तरह से, ठीक है। इसे ये जो कंपाउंड कहलाता है ये क्लोरीटोन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इसका भी यूज़ है, आपको इसका भी यूज़ फाइंड आउट करना है। क्लोरीटोन, ठीक है, दिस इज क्लोरीन। तो इसका आपको क्या निकालना है, इनमें से कोई टीयर गैस के फॉर्म में यूज़ होता है, कौन टीयर गैस के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है ना, विच एक्ट एज अ टीयर गैस, है ना। तो वो थोड़ा सा देखो इनको। नाउ कम टू द नेम रिएक्शन रिमर्डिवन। यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि अभी रट लो प्रोडक्ट, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा उसमें। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली KOH, देन इट विल फॉर्म सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, ठीक है, SALICY, सैलिसैल्डिहाइड। तो यहाँ से पूरा एल्डिहाइड की स्पेलिंग रिपीट कर, दैट इज नोन एज सैलिसैल्डिहाइड। काम का है, क्योंकि इस सैलिसैल्डिहाइड से बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड से बनाएंगे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या, एस्पिरिन को आपको याद रखना है, मेरी शानदार सी ट्रिक पकड़ लो, नल जैसी आंटी। आंटी कैसी है, नल जैसी, मतलब उसका शेप कैसा है, खोबड़े का नल के जैसा, ठीक है, नल, देखिए एस्पिरिन, एस्पिरिन के लिए नल जैसी आंटी, कैसे, तो नल जैसी आंटी। एनाल जैसी मतलब एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक। एंटी मतलब एंटीपायरेटिक, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अरे किससे बना था एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड से बनता है, इससे नहीं बनता है। ये लिखूंगा तो यहाँ लिख देंगे गधे कि ये एनाल्जेसिक है ना, वैसा नहीं करना है ना, सब ज्ञान गंगा, गणित की बात नॉलेज के लिए, है ना। ये सैलिसैल्डिहाइड बाय प्रोडक्ट की आपको अभी जरूरत नहीं है। व्हेन कार्बिलमिन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, सब कुछ सेम है, देखो
अल्कली क्लोरोफॉर्म, सिर्फ फिनॉल की जगह क्या आ गया, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन RNS2, प्राइमरी, ओनली प्राइमरी अमीन कैन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, क्या बनता है RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th के सिलेबस में बोर्ड में एकमात्र यही एक मेथड है, ठीक है, जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाती है डायरेक्ट, बाकी तो सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी में। सो दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कैसे बना, मैकेनिज्म आएंगे। लास्ट रिएक्शन नंबर जो भी हो आप देखें ना, 6Ag 11th क्लास की रिपीटेड रिएक्शन, व्हेन CHCl3 प्लस 6Ag फ्रॉम CHCl3 क्या होगा, 6 मोलिक्यूल ऑफ AgCl बाहर, और क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, इथाइन को बनानी, और ये बहुत काम की मेथड होती है। अभी सोचो अगर मैं कन्वर्जन दे दूं आपको कि क्लोरोफॉर्म के साथ मैंने एरो लगाया 6Ag तो बना A, और A के आगे मैंने लिख दिया रेड हॉट आयरन ट्यूब तो बना B, बीज बेंजीन, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा ना रेड हॉट आयरन ट्यूब, समझे। अभी भी माथे पे सल आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन अच्छे से रिवाइज नहीं किया। नींद में भी याद होना चाहिए आपको, अगर एक रिएक्शन रोज़ एक नियम बना लो, रोज़ सुबह उठ के मैं 10 रिएक्शन याद करूँगा और पुरानी 10 को रिवाइज करूँगा। अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है ना इस पैंडेमिक में, और जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन पढ़ी हैं ये तभी याद होगी, याद तो करना है, दैट सिंपल। जो बनाना सीख सकते हो तो उसको बनाओगे कैसे, उसकी रिएक्ट करा के प्रैक्टिस करके। बट आपको 2 से 3 बार जो मैं चार्ट दिए मैंने उन चार्ट से प्रैक्टिस करो, ठीक है। लिखना कैसे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये पूरा फ्लो चार्ट, उसके सामने उनके प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट वहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद एक एक रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर, और जिनका यूज़ फाइंड आउट करने को बोला है उनका यूज़ फाइंड आउट करना है, और मुझे नोट्स में लिखे हुए दिखना चाहिए जो आप PDF सेंड करोगे उसमें, ठीक है।